Hello everyone, welcome to Sync Education Planet. अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड चैप्टर में हमारे पास अब हमने अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स कवर कर लिया था। प्रोटीन्स की वीडियोस हम लेके आ रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स होते क्या है? प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज हमें पता है अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स दोनों को ही जोड़कर प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं दैट आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, पर लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, एंड दीज आर रैंक्ड फर्स्ट अमंग द केमिकल सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रोटियोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फर्स्ट। तो प्रोटियोज से ही बना है हमारा प्रोटीन एंड इसको बनाने वाले, इसका नेम देने वाले थे साइंटिस्ट मडलर इन 1839। ओके, एंड इन्होंने क्या कहा कि ये फर्स्ट सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी ग्रोथ और लाइफ की मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है, जितने भी मेंटेनेंस के प्रोसेस हैं, सभी में प्रोटीन्स हमारे यूज़ होते हैं एंड लिविंग सेल्स में प्रेजेंट हैं। ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल में ये प्रेजेंट होंगे। ह्यूमन बींग्स में ये जैसे इंग्रेडिएंट्स की तरह काम करेंगे इन द मसल्स, स्किन, हेयर, नेल्स, ब्लड टेंडन्स, आर्टरीज और कनेक्टिव टिश्यू, सभी में ही ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे इन द बॉडी। ओके, एंड प्रोटीन्स जो होते हैं डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रोटीन्स इन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ पर्टिकुलर प्लांट एंड एनिमल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये सभी प्रोटीन डिफर करते हैं एक दूसरे से, चाहे कॉम्पोजिशन हो चाहे वो फंक्शन हो। तो हर प्लांट या हर एनिमल का एक प्रोटीन या उसके हर टिश्यू का अलग अलग प्रोटीन होता है। ओके, एंड अगर और देखा जाए तो एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन जो होती है प्रोटीन्स की, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कई केसेस में सल्फर भी आता है। तो हमने याद रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे प्रोटीन्स। ओके, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम कभी कभी कुछ प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। ठीक है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेटेड प्रोटीन्स होते हैं तो वो हमने पढ़ना है यहाँ पे। ओके, एंड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस इनके बहुत ज़्यादा हाई होंगे एंड इनकी वैल्यूज़ जो होंगी मिलियंस में भी चली जाती है कुछ प्रोटीन्स की, मतलब मिलियंस में मॉलिक्यूलर मास, सोचो कितना ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तभी इनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है। ओके, एंड प्लांट्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। प्लांट्स कहाँ से बनाते हैं प्रोटीन्स को? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सब्सटेंसेस से। पर लेकिन एनिमल जो होते हैं वो प्लांट से ही प्रोटीन सप्लाई ले पाते हैं एंड ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स बोथ पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर दी प्रोटीन सप्लाई। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोटीन जो होते हैं एसेंशियली पॉलीपेप्टाइड्स हैं जिनका मोलर मास जो है 10,000 से भी ज़्यादा है। ओके, अब हमारे पास क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन दो टाइप्स की हो सकती है, या फिर हम प्रोटीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या फिर हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स कि पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल चेन्स हैं, या फिर ग्लोबुलर है, या फिर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मतलब इनकी हाइड्रोलिसिस करने पर या इनको इनमें वाटर ऐड करने पर इन एसिडिक मीडियम, तो ये क्या प्रोडक्ट्स यील्ड करेंगे। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर मैंने पूरा फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन को, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ओके, पहले तो हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन आते हैं। फाइब्रस जैसे कि सिंपल स्ट्रेट चेन्स वाले फाइबर्स। ठीक है, तो उसी फाइबर से ही वर्ड बना है फाइब्रस प्रोटीन, तो ये फाइब्रस प्रोटीन में स्ट्रेट चेन्स आएंगी। ठीक है, एंड सेकेंड कैटेगरी इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इनमें जो है ग्लोबुलर मतलब 3D अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉइलिंग हो जाएगी ज़्यादा, तो ये स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करेंगे, तो दैट आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ओके, अब हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे पास 3 नाम आते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और हमारे पास डेराइव्ड प्रोटीन्स। इन तीनों को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? इनमें थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स हैं। ये थ्रेड लाइक लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं साइड बाय साइड, जैसे हमने पीछे डायग्राम देखा था ना, साइड बाय साइड ये लाई करे थे। और ग्लोबुलर में देखा तो प्रोटीन जो है इनमें फोल्डेड, एक्सटेंसिवली फोल्डेड है ताकि ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप को अप्रोच कर सके। मैंने टेबल फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको एग्जाम में अगर फाइब्रस एंड ग्लोबुलर का डिफरेंस भी आता है आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। एंड सारी डिटेल्स मैंने इसमें
डिफरेंसेस की फॉर्म में कवर करी हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो इसे भी आप कॉपी करना मत भूलिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन नेबरिंग चेन्स फाइब्रस में, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडर वॉल इंट्रैक्शन भी होती है एंड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ओके। इसमें वंडर वॉल इंट्रैक्शन भी होगी, बट लेकिन इनमें वंडर वॉल इंट्रैक्शन इज एब्सेंट, ओके। एंड फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में तो सॉल्युबल होंगे ही नहीं, एंड ग्लोबुलर दिस आर सॉल्युबल। अब फाइब्रस का देखा जाए तो ये स्टेबल होते हैं स्मॉल चेंजेस टेम्परेचर और पीएच में, मतलब थोड़ा सा भी आप पीएच या टेम्परेचर चेंज करो तो ये स्टेबल रहेंगे, कोई इनको फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेकिन ग्लोबुलर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो तो ये बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, दीज आर वेरी सेंसिटिव। फाइबर्स के एग्जांपल जैसे हमारे, आप सिंपल याद रखिए, जैसे हमारे हेयर है फाइबर्स की तरह होते हैं ना, लेंदी लेंदी, तो उनमें जैसे वूल के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें कैरेटिन प्रोटीन होगा, फेदर्स में भी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एंड टेंडन्स, टेंडन्स तो हमें पता ही है मसल्स के बीच में जो होते हैं, ठीक है, एक बोन और मसल का कनेक्शन जो होता है जिस में उसमें जो टिश्यू होता है उसमें एक प्रोटीन होता है दैट इज कोलाजन प्रोटीन, ठीक है। एंड सिल्क में प्रोटीन होता है फाइब्रोइन प्रोटीन, मसल्स में मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, तो ये हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स हो गए। अब पैंक्रियाज में हमें पता है इंसुलिन सिक्रीट होता है ना, दैट इज डायबिटीज रेगुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, तो वो भी प्रोटीन है, दैट इज ग्लोबुलर। थायराइड ग्लैंड का थायरोग्लोबुलिन, एंड ब्लड में हीमोग्लोबिन, एंड एग्स में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, तो ये सारे ग्लोबुलर। अब एग्स ग्लोब्यूल की तरह फॉर्म होते हैं, तो उसी तरीके से एल्ब्यूमिन जो है उसका प्रोटीन हो गया, तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब हमारे पास हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के हिसाब से पहले सिंपल प्रोटीन्स आते हैं। ये प्रोटीन्स कैसे होते हैं, जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर ये एक अमाइनो एसिड यील्ड करेंगे, ठीक है, एंड मतलब वो सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही यील्ड करेंगे, दैट आर सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। इनके एग्जांपल जैसे एल्ब्यूमिन है, एग एल्ब्यूमिन या लेक्ट एल्ब्यूमिन या सेरम एल्ब्यूमिन, तो ये सारे ही सिंपल अमाइनो एसिड्स यील्ड करते हैं। ग्लोबुलिन्स की बात करें तो ग्लूटिनिन इन व्हीट, कॉरेजिनिन इन राइस, तो ये भी हमारे पास सिंपल अमाइनो एसिड्स यील्ड करते हैं, तो दीज आर सिंपल प्रोटीन्स। पहले सेकंड इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, तो ये प्रोटीन्स में प्रोटीन पार्ट जो होता है उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब एक चीज़ साथ में ऐड हुई है, कॉन्जुगेट हुई हुई है, ठीक है। एंड इसमें इसका जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है उसका स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, ठीक है, ये प्रोटीन के साथ कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा होता है, दैट इज वाई दे आर कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कोई रीज़न के लिए हर चीज़ बनी होती है। एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं उनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं कुछ क्लासेस में, तो उनकी क्लासेस कौन सी होती हैं, पहले न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ठीक है, जिनमें कि न्यूक्लियन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू आएगा, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है, जब न्यूक्लिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा तो दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड दी न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास जब आते हैं दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन जैसे एग्जाम्पल है म्यूसिन, ठीक है, इसमें म्यूसिन जो है ये सलाइवा कॉन्स्टिट्यूएंट है, एंड इसमें हमारे पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ओके। एंड जो क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, ठीक है, इनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो कुछ पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि मेटल, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो वो जो है क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं। सो आई थिंक आपको तीनों क्लियर हो गए, न्यूक्लियोप्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइको विद कार्बोहाइड्रेट, एंड क्रोमोप्रोटीन विद पिगमेंट, ठीक है। तो आपको ये वर्ड से नाम क्लियर हो जाए, जैसे न्यूक्लियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइको स्टैंड्स फॉर जैसे ग्लूकोज, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, क्रोमो मीन्स कलर होता है, तो कलर किससे आता है, पिगमेंट से आता है। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के हिसाब से हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेराइव्ड प्रोटीन्स। डेराइव्ड प्रोटीन्स वो होते हैं जिनमें कि जिनकी डिग्रेडेशन करें तो उनसे क्या होएगा, हमारे पास सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हमें मिलेंगे, ठीक है। एंड ये मतलब सिंपली ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनमें कि जैसे सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है, तो उनके जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स होंगे दैट आर डायरेक्ट प्रोटीन्स, मतलब सिंपल या कॉन्जुगेटेड से थोड़े से बने हुए, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, ये सारे डेराइव्ड प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ जाते हैं प्रोटीन्स के कि कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स हैं इन प्रोटीन्स के। तो पहला जो है दैट इज फिजिकल स्टेट। प्रोटीन्स क्या होते हैं, कलरलेस, टेस्टलेस, एमॉर्फस सॉलिड्स होंगे, इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। कलरलेस भी होंगे, टेस्टलेस भी होंगे, और अमॉर्फस होते हैं, हमें पता है ना क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, नहीं जो आप सॉलिड स्टेट पढ़िए पहले अच्छे से, ठीक है। तो इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता। इनमें कई बार क्या होता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एंड कुछ है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, एंड यूजली कोलॉइडल होते हैं करेक्टर में। कोलॉइडल मतलब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे एंड ये एड्सॉर्ब कर लेते हैं दूसरे सब्सटेंस को,
आपको एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पता है। अब एब्जॉर्प्शन होता है कि चीज़ को बल्क में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, एंड एड्सॉर्प्शन जो है वो सिर्फ होता है कि अपने सरफेस पर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो अब देखें कि बाय मेकिंग यू ऑफ द रेडीनेस टू फॉर्म colloidal solutions, proteins can be separated from soluble crystalline salts by the process of dialysis। अब डायलिसिस में क्या होता है कि हम एक हैवी चीज़ को लाइट चीज़ से सेपरेट कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं, हम प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। तो ये सॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं वो डायलिसिस से सेपरेट हो जाते हैं, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो डायलिसिस से अलग से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नॉट, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो डायलिसिस में हमारे पास अंदर नहीं जाएगा, वो हम बाहर रह जाएगा, ठीक है। अब एम्फोटेरिक नेचर है प्रोटीन्स की। अमाइनो एसिड्स में जैसे प्रोटीन्स हमारे पास होते थे कि ये एसिड्स और बेसिक की तरह दोनों की तरह रिएक्ट करते थे, प्रोटीन्स भी डायपोलर आयंस की तरह, एम्फोटेरिक डायपोलर आयंस की तरह रिएक्ट करते हैं। इनमें बोथ एसिड्स एंड बेसिस की तरह ये रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करी जाए तो सारे प्रोटीन्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि इनमें एल कन्फिग्रेशन भी हो सकती है, सभी की एल कन्फिग्रेशन होती है। डी एंड एल कन्फिग्रेशन पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट्स में, तो आप वहाँ से आके पढ़ सकते हैं डी एल एंड कन्फिग्रेशन के हिसाब से एल कन्फिग्रेशन होती है सभी प्रोटीन्स की, एंड वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, एंड इनमें एल अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है ना। एंड देखा जाए तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी होता है प्रोटीन्स में। अमाइनो एसिड में भी एक ऐसा पॉइंट होता था जहाँ पर एक ऐसी पीएच होती थी जहाँ पर अमाइनो एसिड की आयोनाइजेशन मिनिमम होगी थी, एंड ये लीस्ट सॉल्युबल हो गया था। जैसे कैसीन है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच 4.6 पर आता है, ठीक है। तो ये मतलब इस पॉइंट पर ये आयोनाइज नहीं होगा आगे, ठीक है ना। तो दैट इज दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज फॉर देयर आइसोलेशन, ओके। अब और देखा जाए तो हाइड्रोलिसिस, सारे प्रोटीन्स हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, ठीक है। सारे प्रोटीन्स के कुछ जनरल जो है फीचर्स मिल सकते हैं हमें, दैट इज़ कुछ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं प्रोटीन्स के वाटर डालने पर, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एल्कली या एंजाइम, एसिड या बेस या एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलिसिस जो होती है वो बहुत स्लोली होती है इनकी, ठीक है, और इन स्टेजेस होती है। एंड प्रोडक्ट जो होते हैं इनके प्रोटीन्स के दैट आर सिंपल अमाइनो एसिड्स, ओके। एंड सीक्वेंस जो होती है हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट की वो हम एक स्कीम से शो करेंगे। जैसे हमारे पास प्रोटीन्स हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस करो तो प्रोटियोसिस बनते हैं, प्रोटियोसिस की हाइड्रोलिसिस करो तो पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड से सिंपल पेप्टाइड्स, और सिंपल पेप्टाइड से अमाइनो एसिड। तो ये सीक्वेंस आप पूरी अच्छे से याद रखिए, आपको चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा शुरू से पढ़ेंगे तो क्योंकि अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करके हमारे पास पेप्टाइड बन रहे थे, पेप्टाइड्स को ज्वाइन करके पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को ज्वाइन करके प्रोटियोसिस, एंड प्रोटियोसिस को ज्वाइन करके प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इनकी हाइड्रोलिसिस की सीक्वेंस है। एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं इनके कुछ प्रोडक्ट्स अदर देन पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का हमने मेंशन कर ही दिया, ठीक है, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं तो वो आपको पता ही है, ओके। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं डीनेचुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये नेट एंड आईआईटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डीनेचुरेशन जो होती है वो हमारी उसमें भी आती है डीएनए के केस में, तो यहाँ पर भी डीनेचुरेशन आएगा, ठीक है। ये स्पेलिंग यहाँ से देख लीजिएगा, ओके, यहाँ पर आर मिसिंग है। तो प्रोटीन्स होते हैं एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं टू द एक्शन ऑफ हीट, एसिड या अल्कली। जब भी हम हीट करते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है, या फिर उसको सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल में डालेंगे या फिर एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे, ठीक है, तो प्रोटीन जो होंगे वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे इनमें, और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज़ कर देंगे, मतलब ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे। इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। एंड मॉडिफाइड प्रोटीन्स जो होते हैं जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, दैट आर कॉल्ड एज डीनेचर्ड प्रोटीन्स। अब देखो डीनेचुरेशन जो होता है उससे चेंजेस आते हैं इन प्रॉपर्टीज एज वेल एज कन्फर्मेशन एंड ऑप्टिकल रोटेशन। जैसे इसका एग्जांपल ले, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट बाय द एक्शन ऑफ हीट। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि एग को बॉयल करके वो सारा एग वाइट कोगुलेट हो जाता है ना, और मिल्क की कलरिंग हो जाती है, ठीक है, दूध में दूध जो है दही में चेंज हो जाता है, वो भी हम हीट की तरह से ही करते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू द माइल्ड कंडीशन अंडर विच डीनेचुरेशन टेक्स प्लेस, द कोवलेंट बॉन्ड्स आर नॉट इफेक्टेड, ठीक है। अगर माइल्ड कंडीशन में डीनेचुरेशन हो रही है तो कोवलेंट बॉन्ड्स इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुए, तो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम रहता है, इंटैक्ट रहेगा। प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा, पर टर्शरी जो होता है स्ट्रक्चर वो अनफोल्ड हो जाएगा। इसके बारे में मैं फर्दर वीडियोस में पढ़ाऊंगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। एंड इससे वेल डिफाइंड शेप जो होती है वो रैंडमली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में आ जाती है, ठीक है, मतलब रैंडमली कॉइल्ड स्ट्रक्चर से वेल डिफाइंड शेप आ जाती है,
ठीक है। एंड कुछ भी शेप हो सकती है इनकी, क्योंकि ये अनकॉयल हो चुके हैं। डीनेचुरेशन जनरली इरिवर्सिबल होती है। आप एक डीनेचर्ड प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कोगुलेटेड एग है, उसको अनकुक्ड एग से अनकुक्ड एग बना सकते हो? कभी भी नहीं बना सकते। तो वो वैसे ही रहेगा। सिमिलरली जैसे जो कर्डेड मिल्क है, कर्डेड मिल्क, उसको हम कभी ओरिजिनल फॉर्म में जैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अब आप कर्ड को मिल्क में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो दैट इज़ कि ये डीनेचुरेशन जो है दैट इज़ इरिवर्सिबल। सो आई थिंक आपको डीनेचुरेशन अच्छे समझ लग गई है। अब हम देखते हैं रीनेचुरेशन। प्रोटीन जो होते हैं वो उनकी प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है या फिर कोगुलेशन हो सकती है उनके सोल्यूशन की बाय सैचुरेटिंग सोल्यूशन। इनके सोल्यूशन को सैचुरेट कर दो, मतलब इनके सोल्यूशन में और अब सॉल्ट नहीं डाल सकते, ठीक है। एक सैचुरेशन पॉइंट पर ले आओ एंड इनमें क्या डालो, सॉल्युबल सॉल्ट जैसे अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, कुछ भी डाल दो एंड ये रिवर्सिबल डीनेचुरेशन हो जाएगी, ठीक है। मतलब ओरिजिनल कोलाइडल सॉल्यूशन फिर से ऑब्टेन हो जाएगा बाय रिमूवल ऑफ रिएजेंट। इसे हम रीनेचुरेशन कहते हैं एंड इससे हमारी कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रीनेचुरेशन, ठीक है। तो हमने आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन दी, बहुत कुछ पढ़ाया है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन का पार्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में रिवील करेंगे एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विद एवरीवन, थैंक यू सो मच।